सफ़ीर घर आया तो थका हारा वहाँ ही सोफे पर बैठ गया। अरे बेटा, खाना नहीं खाओगे? इरम वहाँ आती सफ़ीर को देखकर पूछने लगी। नहीं मामा, मैं खाना खा कर आया हूँ। और बेटा, ये आपकी शर्ट पे ये रंग कैसा? मामा, ये मेरी एक पेशेंट है, उसे ज़बरदस्ती मुझे पिज़्ज़ा खिला दिया था। उस पर लगा केचप मेरी शर्ट पे गिर गया। मैंने धोया भी था लेकिन ये दाग रह गया। कौन थी वो? इरम तजस्सुस से पूछने लगी। मामा, उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, शायद किसी खौफ से ऐसी हो गई है। उसे सांस भी मुश्किल से आता है। हिबा जो वहां आई थी ये सुनकर उसे लारिब की याद आई थी। भैया, एक वो लड़की भी थी जिससे आपने समंदर पर अपनी सांसें ली थी और उसके भाई ने आपको मारा भी था। हिबा जल्दबाजी में इरम के सामने सफीर की पोल खोल गई थी। सफीर बेटा? इरम ने हैरानी से सफीर की तरफ देखा। मामा, उसे सांस की जरूरत थी तो डॉक्टर होने के नाते मुझे ये करना पड़ा। सफीर अपना सर खुजाते खज्जल होते हुए बोला। और तुम बहुत शरारती हो, क्या जरूरत थी ये बात मामा को बताने की? भैया, मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी आप ही। मामा, ये वही लड़की है जो मेरी पेशेंट बनकर हॉस्पिटल में है और जबरदस्ती पिज्जा खिलाया। बेटा, एक पागल लड़की ने तुम्हें पागल कर दिया है। कभी लाओ उसे हमारे घर, हम भी मिलना चाहते हैं उससे। हमें भी देखना है कैसी है वो लड़की। अरे नहीं मामा, वो आती ही नहीं। बेटा, ले आना किसी दिन, हम भी मिल लेंगे। ओके मामा, अगर वो मान गई तो जरूर ले आऊंगा। अभी मैं थका हुआ हूँ, आराम करूंगा। वो कहकर अपने कमरे में चला गया। रात का टाइम हो चुका था। कयान भी क्लब में पहुंच चुका था। सरफराज ने सबकी पार्टी क्लब में रखी थी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि आज क्लब से ही उसकी लाश निकलेगी। कयान पूरी टीम लेकर गया था कि किसी भी तरीके से इविल को अंदर जाने नहीं देगा, लेकिन वो कब से अब अंदर क्लब में मौजूद थी। उसे कयान की सिक्योरिटी पे हंसी आ रही थी। उसका कयान शुरू से ही मासूम था, पता नहीं पुलिस वाला कैसे बन गया। ये पार्टी एक थीम पार्टी थी जिसमें सबने चेहरों पर रंग बिरंगे मास्क लगा कर आना था और ईविल भी अंदर आ गई थी। वो कयान को देख रही थी। उसके मास्क के पीछे छुपी नीली आंखें कयान को देखता पाकर मुस्कुराई थी। मेरा कयान पुलिस की वर्दी में कितना हैंडसम लगता है ना? ईविल ने पास खड़े मोंस्टर से कहा था। मोंस्टर ने मुंह पे हाथ रखकर अपनी मुस्कुराहट रोकी। कुछ ज्यादा ही हैंडसम लगता है और बेवकूफ भी। ओए खबरदार, मेरी एसपी को कुछ कहा तो? एविल ने अपनी आंखें दिखाई। क्लब में लोगों का हुजूम बढ़ने लगा था। शराब नोशी आम थी। वहां इतने लोगों के हुजूम में कयान सरफराज के आसपास ही था, लेकिन सरफराज से अपने बेटे की खुशी में नशे में झूम रहा था। कयान को डीएसपी की सहूलियत से घिन आ रही थी, लेकिन क्या करता, ऊपर से ऑर्डर थे जो कि कयान बाखूबी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा था। लड़की और लड़कियां मास्क पहने डांस करने लगे थे। कयान उन सब के बीच में खड़ा अकेला था। कई लड़कियों ने उसे ऑफर की थी, जिसे ईविल शोला बार नसों से देख रही थी। बूढ़ी और कयान के पीछे जाकर खड़ी हो गई। उससे पहले पीछे जाकर कयान की कमर पर अपनी गन रखी, जिससे कयान अलर्ट हुआ था। इससे पहले कि कयान कुछ करता, ईविल की सर्द आवाज गूंजी थी। ना ना एसपी, हिलना नहीं वरना गोली चल जाएगी। ईविल, आज तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकती। एएसपी, आपसे बचना भी कौन चाहता है? वो आहिस्ता आहिस्ता आगे आई। वो कयान के सामने आकर खड़ी हो गई। कयान को आज उन नीली आंखों में खुद का दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था और ऊपर से इंतहा का खूबसूरत मास्क पहना हुआ था कि ईविल की आंखें भी बेइंतहा खूबसूरत लग रही थीं। उसके गुलाबी होंठ जो नजर आ रहे थे वो भी कयान का दिल खींच रहे थे। वो कयान का ध्यान अपनी तरफ हटा चुकी थी और मौत से सरफराज को पकड़कर ले जा चुका था। कयान ने जल्दी से पिस्टल निकालनी चाहिए जो कि उसकी पॉकेट में होती तो उससे मिलती ना, और सामने देखा अपनी पिस्टल को एविल के हाथों में देख के वो हैरान हुआ था। अरे अरे एसवी, तुम अभी एविल को जानते नहीं हो। वो कयान की पिस्टल ही उसके सामने लहराते हुए बोलने लगी थी। म्यूजिक स्टार्ट हुआ था। एविल ने कयान का हाथ पकड़कर अपनी कमर पर रखा था। एविल का दिल जोरों से धड़का था, जबकि कयान तो उस बेबाक लड़की से तंग था। उससे इधर उधर अपने आदमी ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन वो होते तो मिलते ना। हर जगह रश था। कयान को निकलने की जगह भी नहीं मिल पा रही थी और ना ही उसे सरफराज नजर आ रहा था। ये मेरा दिल प्यार का दीवाना। एविल कयान के हाथ में अपनी कमर फिर रखती उसके साथ स्टेप लेने लगी थी। कयान ने लब मेज कर उसकी गर्दन पकड़नी चाहिए, जबकि एविल फुर्ती से अपना आप छुड़वाते थोड़ी पीछे हुई थी। दीवाना, दीवाना, प्यार का परवाना, आता है मुझे प्यार में जल जाना। वो दोबारा से कयान के पास आती उसके इर्द गिर्द घूमने लगी थी। उसकी ब्लैक मैक्सी जो चमक रही थी बेहद खूबसूरत लग रही थी। मुश्किल है प्यारे तेरा बच के जाना, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना।
कयान ने उसके बात से पकड़कर अपने पास खींचा और उसका मुंह दबोचते उसका मास्क उतारना चाहूं, लेकिन वो अपनी टांग कयान की टांग पर मार चुकी थी, जिससे कयान जमीन पर गिरने लगा था। केवल ने कयान का गिरबान पकड़ते हुए उसे उठाया था। दिल वो चाहिए जिसे चाहे जिसे उसे ही पाए। एविल अपनी नीली आंखें कयान की ब्राउन आंखों में गाड़ती हुई बोली, प्यार वो यार जो नाम पर ही मिट जाए। कयान तो एविल के झटका देने से उसके साथ लगा था। कयान ने उसे धक्का दिया, जिससे वो थोड़ी दूर हटी। जान क्या बदले में जान लो न जाना, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना। एविल दोबारा से उसके साथ लगती डांस करने लगी थी। प्यार का दीवाना। दूसरी तरफ मॉन्स्टर सरफराज को ले जा चुका था। गाड़ियां आगे पीछे चल रही थीं। सरफराज तो नशे में दूर गाड़ी में बैठा था। तेज रफ्तार के साथ गाड़ियां चलती जा रही थीं। एविल ने कान के साथ लगे एयरपीस में आवाज सुनी, जिसे सुनते एविल मुस्कुराई थी और कयान उससे गुलाबी होंठों की मुस्कुराहट देखता उसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ था। एविल उसके पास आई, उसके कान के पास झुकती उसके होश उड़ा गई थी। तुमने सरफराज को बचाने का मौका भी गवा दिया और मुझे पकड़ने का भी। बाय बाय एसपी। इससे पहले कयान को उसकी बात समझ आती, उसके पास एविल एक जिन की तरह गायब हो चुकी थी और रश को चीरता बाहर भागा था। लेकिन ना वहां सरफराज था, ना ही एविल। शिट शिट शिट, एविल, वो जोर से चीखा था। डैम इट, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। उसे पता था उसका ये मौका भी नाकाम हो चुका है और कल सरफराज की लाश ही मिलेगी। सरफराज अंधेरे कमरे में बंद था। कोई उसे मार मार कर अधमुआ कर गया था। वो पूछता रहा था कौन है, क्यों मार रहे हो, लेकिन किसी ने उससे मारने के अलावा कोई कुछ नहीं बोला था। 2 घंटे से वो यहाँ बंद था। अभी भी कदमों की चाप सुनाई दी तो वो परेशान हुआ। कौन हो तुम लोग, बताते क्यों नहीं। नाक से और मुंह से खून निकल रहा था। उसके सामने ईवेल आई थी, जिसकी सिर्फ नीली आंखें ही नजर आ रही थी, बाकी चेहरा कवर था। चुप, एकदम चुप। एविल ने तेज सार वाला चाकू उसके लबों पर रखा था। एविल को उसकी आवाज सहर लग रही थी। तुम लोगों के सामने जो लड़कियां चीखती हैं, तुम लोग छोड़ते हो उन्हें। एविल ने उसकी गर्दन पर छोटा सा कट लगाया था। खून की बूंदें उसकी गर्दन से निकलने लगी थी। ओह, सरफराज सर से खरा रहा था। पिछले महीने तुमने 13 साल की मासूम लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाया था। तुमने उस पर रहम किया था और उसके बाद उसे बेरहमी से मार दिया था। वो फनकारते हुए बोली, कौन हो तुम लोग। एविल, एविल हूं मैं। एविल का नाम सुनते ही सरफराज का गला खुश्क हुआ था। आंखें हैरत और खौफ से फैल गई थीं। मुझे माफ कर दो। ऐसे कैसे माफ कर दें कुत्ते। मेरे सामने माफी मांगने से अच्छा है ऊपर जाकर उन लड़कियों से माफी मांगो जो तेरे जुल्म का निशाना बनती, खुदा को प्यारी हो गई है। एविल ने छड़ी उसकी आंख में मारी थी। खून तेजी से बहने लगा था। अमान तो ये देख हैरान था, एविल इतनी बड़ी जालिम है। सरफराज तकलीफ से चीख रहा था। श्श, अभी तो मॉन्स्टर के हाथों तुम्हें मौत होनी है। मुझे तेरी चीखों से नफरत हो रही है। इसी मौत से बाकी का काम तुम्हारा। मॉन्स्टर ने अपना तेज धार चाकू निकाला था और उसके जिस्म के एक हिस्से को काटना था। उसे ऐसे तड़पा तड़पा कर मारा था। अगली सुबह उन्होंने कयान को सरफराज की लाश के टुकड़े भिजवा दिए थे और कयान अपने ऑफिसर्स के सामने शर्मिंदा खड़ा था। कयान की ईविल से नफरत दिन ब दिन ज्यादा होती जा रही थी। वो उसे शर्मिंदा करवाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कयान कासमी। सर, हमारी सिक्योरिटी पूरी थी, पता नहीं कैसे ये विल सरफराज को ले गई। वो शर्मिंदा से अपने ऑफिसर के सामने बोल रहा था। लगता है ये केस अब किसी और को देना होगा। आपके बस का ये काम नहीं है कयान कासमी। नहीं सर, प्लीज एक और मौका दें, इंशाल्लाह आइंदा शिकायत नहीं होगी। वो परेशानी से बोला। एएसपी कयान, ये आपके पास लास्ट चांस है, वरना आपको इस केस से हटाकर हमें किसी और को हायर करना होगा। जी सर। वो जेन में एविल से बदला लेने के प्लान करता सलूट मारता चला गया। एविल फिर से अपने मीटिंग रूम में मौजूद थी, जहां पर सरफराज की तस्वीर भी लगी थी और एविल ने मुस्कुराकर सरफराज की तस्वीर पर बड़ा सा कट लगाया था। चलो, इस दुनिया से एक तो बुराई खत्म हुई। एविल ने मुस्कुराकर मॉन्स्टर से कहा तो मॉन्स्टर भी मुस्कुरा दिया। सिर्फ 5 लोग रह गए थे और अगला नंबर किंग के बेटे अदील का था, जो कि अभी वो उसे जानते नहीं थे, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चलने वाला था। अदील ने खुद ही उनके चंगुल में फंस जाना था। अदील, जिस लड़की का तुमने बोला था मैंने नवाज से बात की है, कल तक वो लड़की तुम्हारे कमरे में मौजूद होगी। नवाज से वहीं बैठा खुश हो रहा था। लेकिन डैड, मुझे माला चाहिए, लेकिन बगैर किसी रिश्ते के नहीं। मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ।
नवाज से हैरत से अदील की तरफ देखा कि जो लड़कियों को टिश्यू पेपर की तरह बदलता है वो उसकी बेटी से निकाह क्यों करना चाहता है। अदील, तुम्हारे आगे पीछे लड़कियां घूमती हैं, तुम्हें क्या जरूरत है? जब माल तुमको मिल जाएगा। किंग आराम मशरूब अंदर उतारता अदील से कहने लगा, नहीं डैड, मुझे माला से निकाह करना है। ओके ठीक है, तो फिर तुम कितने में अपनी बेटी हमें दोगे नवाज? किंग नवाज की तरफ मतवज्जा हुआ। किंग, मेरी बेटी नहीं मानेगी। वो मुझसे परेशानी से किंग से कहने लगा, तुम अपनी बेटी की कीमत बताओ नवाज, बाकी हम जाने और तुम्हारी बेटी, फिर वो तुम्हारी बेटी नहीं हमारे बेटे की रखेल बन के रहेगी। नवाज कुछ सोचता खुश होता हुआ अपनी बेटी की 5 करोड़ की बोली लगा गया था, जबकि किंग अपनी बेटी की खुशी के लिए 5 करोड़ भी देने को तैयार था। और अदिल तो बहुत खुश था कि अब माला उसकी हो जाएगी, और नवाज से भी माला से बात करने का सोचा, वरना जबरदस्ती तो किंग ने माला को अपने बेटी के लिए ले ही जाना था, तो क्यों ना पैसे भी ले लिए जाए। वो अपनी औलाद को बेच गया था, लेकिन किस्मत में क्या था ये वहां बैठे तीनों लोग नहीं जानते थे। तो चलो फिर नवाज, अदील की और माला की 2 दिन बाद शादी करते हैं, क्या ख्याल है तेरा? किंग, जैसे आप चाहें, आपको तो पता है मैं आपको इनकार नहीं कर सकता। वो किंग का बदसूरत चेहरा देखते हुए बोला, डैड, मैं खुद माला से बात करना चाहता हूँ, उसे हमारे रिश्ते का बताना चाहता हूँ। किंग तो आज अपने पतले पतले से बेटे को देख रहा था जो लड़कियों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करता था। किसी की जज्बात और रोने धोने से फर्क नहीं पड़ता था। क्या था उस माला लड़की में जो अदील उसका आशिक बन गया था और ऐसी बातें कर रहा था। अदील ने माला का नंबर भी निकलवा लिया था। रात को अदील ने माला को कॉल की। माला जो सोई हुई थी, अपने नंबर पे आती कॉल से वो नींद से भरी आंखें खोलकर अपने मोबाइल को गुस्से से देखने लगी। कौन है जिससे आधी रात को भी सुकून नहीं? वो गुस्से से कहने लगी। माला को अपनी नींद बहुत प्यारी थी। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। आप सो रही थी क्या? नहीं, खेल रही थी। वो दांत कचकचाते हुए बोली। अदील के होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आई थी। अच्छा, साथ मुझे भी खिला ले, मैं बोर हो रहा था, सोचा आपको कॉल कर लूं। ओके, कोई बात नहीं, क्या कहना था आपने? वो अदील को उस टाइम कॉल करते देख हैरान हुई थी। कुछ खास नहीं, बस वैसे ही। आप बताएं कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ। ऐसे ही कितनी देर अदील और माला की बातें चलती रहीं। अदील ने शादी का बताने के लिए कॉल की थी कि वो माला की आवाज़ सुनता ही वो बात भूल गया था। माला को भी अदील अच्छा लड़का लगा था, और अदील को तो माला की मासूमियत से भरी बातें उसका दिल दे गई थी। कितनी मासूम थी उसकी माला। उसे बस वो लड़की चाहिए थी, चाहे उसका बाप उसे बेचे या ना बेचे, लेकिन उसे हर हाल में माला चाहिए थी। उसके दिल में माला के लिए जगह बनने लगी थी। सर, आज मैम को हमने एक लड़की के साथ गाड़ी में बैठकर जाते देखा है। कौन था वो? मॉन्स्टर ने सिगरेट होंठों से लगाते गंभीर लहजे में पूछा। सर, वो अदील गिलानी था, हमने सारा पता करवा लिया है। मुझे उस लड़की की और तुम्हारी मैम की एक एक खबर चाहिए। वो संजीदा लहजे में बोलता अगले बंदे का सांस खुश कर गया था। जी सर, वो कहकर भागा था। चलो भालू, फिर तो तुम बहुत लोगों से मिल रही हो आजकल, अपने जावी से भी मिल लो, तुम्हें अपने पास भी ले आते हैं। उठता तैयार होता कमरे से निकल गया। कयान जो अपने ऑफिस में बैठा था, एविल की कॉल आते देख उसके जबड़े तने थे, लेकिन फिर वो कॉल उठा गया था। हेलो एएसपी। एविल की मीठी आवाज़ कयान को आग की तरह लगी थी। एविल ने उसका मजाक उड़ाने के लिए कॉल की थी ताकि वो उसकी बेबसी का तमाशा देख सके। एविल, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम किसी दिन मेरे हाथों कत्ल हो जाओगी। अरे एसपी, आराम से, इतना गुस्सा करना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मेरे इश्क हैं आप, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? वो मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ती हुई बोली, जो कि कयान को सहर लगी थी। ईविल की बात सुनते कयान के सहन में इनका ख्याल आता था। एएसपी, सुना है आप शादी कर रहे हैं, ये तो फिर अच्छी बात नहीं ना। एएसपी, इश्क मैं आपसे करती हूँ, शादी आप किसी और से कर रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। हाँ, कर रहा हूँ शादी, और मैं बहुत खुश हूँ। कयान भी गुस्से से बोला। कौन सी बला उसको चिमट गई थी। एएसपी, मुझ जैसी मासूम और नाजुक दिल को तोड़ने ते हुए आपको तरस नहीं आएगा? कितने जालिम हैं आप। ईविल शरारत लहजे में बोली। बकवास बंद करो अपनी ईविल, और अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, क्योंकि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। कौन कमबख्त कहता है कि आप मुझे छोड़े? और इससे पहले कि ईविल कुछ और कहती, कयान ने खटाक से खून बंद कर दिया। उफ, अब फिर से एक मासूम लड़की मेरे हाथों मरेगी। आई एम सॉरी, मेरी कयान की ना होने वाली दुल्हन। वो कुर्सी से टेक लगाते ही आंखें मूंद गई। मॉन्स्टर माला के रूम में पहुंच चुका था। वो जो मोबाइल के साथ ही बिजी थी, खिड़की से जावियार को कूदते देख हैरान हुई थी।
3 दिन से वो उसके पास से ही आया था और अब वो उसके बारे में सोचती भी नहीं थी, लेकिन आज उसे आता देख वो हैरान हुई थी। क्या हुआ मेरे भालू, इतनी हैरान क्यों हो रही हो? नहीं, वो बस तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जावियार चलता हुआ उसके पास आया हूँ। तुम्हारी इज्जत लूटने आया हूँ, क्योंकि मैं तो एक जानी हूँ। मौनसा की अल्फाज माला की आंखों में न मिलाने का सबब बना था। माला ने जोर से अपने लब काटे, लेकिन वो माला की आंखों में नमी देखकर भी इग्नोर कर गया था, क्योंकि उससे बहुत गुस्सा था। वो दिल के साथ दोस्ती क्यों बढ़ा रही है, उससे क्यों मिल रही है? वो उसका जबड़ा दबोचे बोला। आजकल बहुत मुलाकातें कर रही हो दिल नामी लड़के से। जाविया ने अपनी सब आंखें नीली आंखों में गाड़ते हुए बोला। तो माला का गला खुश्क हुआ था। वो हैरान हुई थी कि उसे कैसे पता वो किससे मिल रही है और किससे नहीं। वो बस मेरा दोस्त। श्श्श, भालू, तुम्हें तुम्हारे बाप के सामने मैं लेकर जाऊंगा और उसके बाद सब कुछ तुम्हारा मैं ही हूँगा, सब कुछ। और तुम ये सोचकर हैरान मत हो कि मुझे ये सब कैसे पता चला। मुझे तुम्हारे एक एक सेकंड की खबर होती है कि तुम कहाँ जाती हो, क्या खाती हो, क्या पीती हो। जबकि माला खौफ से सावियार को देखने लगी थी। और अगर मैं ना जाऊं तो? माला ने अपना मुंह छुड़वाते हुए सावियार से कहा। क्यों मेरे हाथों मरना चाहती हो? सावियार ने माला की गर्दन पर एक लकीर खींची, जैसे उसका गला काट रहा हो। पीछे हो जावी। वो उसे धक्का देते गहरी गहरी सांस लेने लगी। मेरा तो दिल कर रहा है मैं तुम्हें अभी अपने साथ ले जाऊं। प्लीज सावी, मुझे नहीं जाना, वो डरते हुए बोली। श्श, भालू, जावी नहीं, जावियार हूं मैं। और क्या क्या हूं मैं ये भी तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। और कल मैं आऊंगा, ले जाऊंगा तुम्हें हमेशा के लिए। वो ये कहता हुआ चला गया। सावियार के जाने के बाद माला उठकर नवाज से कमरे में चली गई। पापा। जी बेटा। नवाज जो माला के बारे में ही सोच रहा था कि माला को कैसे दिल से शादी करने के लिए राजी करे, लेकिन माला को अपने कमरे में इस टाइम देखकर हैरान हुआ था। वो सावियार फिर आया था। माला ने रोते हुए नवाज को बताया था। वो मुझे ले जाएगा पापा, वो कहता है मैं उसकी इमानत हूँ, वो मुझे ले जाएगा। माला हिचकियों समेत रोते हुए नवाज को बताने लगी। बेटा, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे आ सकता है? नवाज से हैरानगी से कहा, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी में कोई कैसे उसके घर में आ सकता है। लेकिन वो भी सावियार को जानता नहीं था कि उसकी सिक्योरिटी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माला नवाज के सवाल पर चुप रही और नवाज के सीने से लगी रोने लगी थी। पापा, वो आपका बदला मुझसे लेने आया है। मु, मु, मुझे नहीं जाना उसके साथ, प्लीज पापा। विशकियों समेत रोने लगी। अभी तो वो नहीं जानती थी जिसको वो अपना वो दुख दर्द दम दर्द समझ कर बता रही है, वो उसको 5 करोड़ के बदले बेच चुका है। नहीं बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगी, वो प्यार का नाटक करते माला से कहने लगा। अगर जावियार इसे ले गया तो फिर किंग मुझे मार देगा और 5 करोड़ भी मेरे हाथ नहीं आएंगे। और उसका बेटा अदील। नवाज परेशान हो गया था। एक तरफ 5 करोड़, एक तरफ वो जावियार उस माला के पीछे पड़ गया था। उससे कुछ सोचते हुए माला से बात शुरू की। बेटा, वो अदील को तुम जानती हो ना? उससे प्यार से माला के सर पे हाथ फेरते हुए पूछा। माला ने नवाज को देखा। जी पापा, 2 दफा ही मेरी मुलाकात हुई है, लेकिन आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप उसे जानते हैं? बेटा, अदील के वालिद मेरे दोस्त हैं, तो उन्होंने आज तुम्हारा रिश्ता मांगा है। अगर तुम जावियार के पास नहीं जाना चाहती तो जल्दी जल्दी से तुम्हारी शादी अदील के साथ करवा देते हैं। नहीं पापा, मुझे किसी से शादी नहीं करनी, प्लीज पापा, मैं तो अदील को भी सही से नहीं जानती। बेटा, मैं अदील को कह देता हूँ कि बस कल तुम्हारे साथ निकाह करेगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। और अदील बहुत अच्छा लड़का है, मेरे दोस्त का बेटा है। नवाज तो बड़ी शराफत से माला से बात कर रहा था। नहीं पापा। वो आंखें फाड़े नवाज को देखने लगी कि उसके बाप को क्या हो गया था जो इतनी जल्दी उसकी शादी करने लगा था। उसने जावियार के बारे में बताकर गलती की है। मैंने कह दिया ना, जाओ यहाँ से, वो गुस्से से बोले थे। वो किसी भी तरह माला को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। वो खुद बहुत परेशान थे कि अगर जावियार माला को ले गया तो कहीं किंग उससे मौत की घाट न उतार दे, या शादी न करवाई तो उसकी मौत पक्की है। और उन्हें 5 करोड़ भी मिल रहे थे तो माला के बदले। माला रोते हुए अपने कमरे में भागी। वो बचपन से जानती थी कि उसके बाप को उसकी परवाह नहीं है, लेकिन वो अभी तो उसके साथ दे सकते थे, उससे बचा सकते थे। नहीं, मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। ना मुझे जावियार से शादी करनी है, ना अदील से। मैं घर से भाग जाती हूँ, खुद ही कहीं चली जाऊंगी। वो कुछ सोच के अपना बैग पैक करने लगी। वो अपने पीछे एक खत भी लिखाई थी कि वो ये शहर छोड़कर जा रही है और कुछ दिन आज़ादी से रहना चाहती है, तो उसे ना ढूंढा जाए।
और चोरी चोरी घर से निकल गई। सर, मैम अभी एक बैग पकड़े घर से निकली है। मॉन्स्टर की एक आदमी ने मॉन्स्टर को खबर दी जो उससे माला की रखवाली के लिए रखा था। क्या मतलब? कहाँ? ऐसे उसे अकेले नहीं छोड़ना, मैं अभी आता हूँ। वो जल्दी से उठा, बाहर भागा था। 10 मिनट बाद वो माला के पास था, वो जो बस स्टॉप पे गाड़ी का इंतजार कर रही थी। किसी ने पीछे से रुमाल नाक पे रखा और उसकी बाहों में झूल गई। नाइला बहुत दिल से सारी तैयारियां कर रही थी। आखिर उसके बेटे की शादी थी। एन के जाने के बाद अब खुशी हुई थी, लेकिन एन की कमी तो हमेशा से महसूस होनी थी। बेटा, कल तुम्हारी मेहंदी है, तुमने कोई शॉपिंग नहीं की? नहीं मामा, मेरा दिल नहीं कर रहा। बेटा, ये क्या बात हुई? तुम्हारी शादी है। मामा, जिससे मैं करना चाहता हूँ उससे तो नहीं हुई ना। नाइला ने बेबस नजरों से कायान की तरफ देखा। बेटा, प्लीज मामा, मैं थक गया हूँ और ये मेहंदी वगैरह का फंक्शन का ड्रामा करना जरूरी है। सादा सा निकाह कर लेते। वो बेदिली से बोला। बेटा, तुम्हारी शादी दिल से नहीं हो रही, लेकिन उस लड़की का तो अरमान है ना। और प्लीज उस लड़की की जिम्मेदारी में कोई कोताही मत करना और मुझे शर्मिंदा मत करना, और ना ही मेरी परवरिश पर कोई सवाल आने देना। मामा प्लीज, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मेरा प्यारा बच्चा। नायला ने उसका माथा चूमा तो वो उधर ही नायला की गोद में सर रख के लेट गया। सुबह माला की आंख खुली तो खुद को अनजान कमरे में पाया। पहले तो वो गायब दिमागी से इधर उधर देखने लगी, लेकिन जब सब समझ में आया तो जल्दी से उठकर बैठी। ये मैं कहाँ आ गई? मैं तो रात को जा रही थी। उफ, खुदाया। उससे पूरे कमरे में देखा, कोई नहीं था। वो जल्दी से कमरे के दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा बंद था। वो जोर जोर से दरवाजा बजाने लगी। खोलो, खोलो, कोई है? वो जोर से चिल्लाने लगी। और बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठे 3 लोग, एविल, अमान और मोन्से की नजर से दरवाजे पर गई थी। लो जी, उठ गई हमारी भाभी। अमान ने शरारत से कहा तो मोन्से ने उससे घूरा। हाँ तो घूर क्यों रहे हो? भाभी ही तो बोला है। जावियार उसकी बात को इग्नोर करता उठकर कमरे में चला गया। दरवाजा खुलने की आवाज से माला ने सहम कर दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन जावियार को अंदर आता देख वो सहम कर पीछे हुई थी। सावी, वो मुंह में बड़बड़ाई। डार्लिंग, उठ गई। वो कदम का कदम चलता उसके पास आने लगा। डार्लिंग, तुम कल रात कहाँ भाग रही थी? जावियार सर लहजे में माला से पूछता उसे खौफसदा कर गया। माला का चेहरा पूरा आंसुओं की वजह से भीगा हुआ था। प्लीज जावी, मुझसे दूर रहो। मैं तुम्हारा जावी नहीं, मैं जावियार खान हूं, समझी? वो धाड़ा था। जिसको तुम्हारे बाप ने सिर्फ दौलत की खातिर मार दिया था और मुझे भी दौलत ही की खातिर जलील किया। ये गलत है। मेरे पापा ने नहीं मारा ताया और ताई को। यू फुलिश गर्ल, बकवास बंद करो अपनी। जावियार ने माला की गर्दन पकड़कर उसे दीवार के साथ लगाया कि माला की आंखें बाहर आने को थी। वो अपना आप छुड़वाने की कोशिश करने लगी। मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के किए की सजा दूंगा डार्लिंग, और खबरदार तुमने यहां से भागने की कोशिश की। वो अपनी सब आंखें मासूम नीली आंखों में गाड़ता हुआ बोला। अभी थोड़ी देर में हमारा निकाह है, चुपचाप करके निकाह कर लेना। उसकी गर्दन छोड़ हुआ आम लहजे में बोलता माला का सांस रोक गया। वो जो गहरी गहरी सांस लेकर अपना सांस ठीक करने की कोशिश कर रही थी, वो दोबारा से अटक गया था और बड़ी बड़ी आंखों से जावियार को देखने लगी। नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। माना कि उस दिन मेरी मामा ने गलत किया था और उन्हें सजा भी मिल चुकी है, लेकिन मेरे पापा गलत नहीं थे। मुझे इस वक्त सूरत हाल में नजर आया था, वही मैंने भी समझा था। वो अपनी जिद्दी अंदाज से बोलकर जावियार के गुस्से को हवा दे गई। बात सुनो माला बेबी, अगर तुम निकाह नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं। वैसे भी तुम और तुम्हारा बाप तो मुझे जाने समझते हो ना, तो क्यों ना फिर माजी दोहराया जाए। उसकी तरफ कदम बढ़ाता माला को साकिन कर गया। नहीं प्लीज जावियार, प्लीज। वो इश्क समेत रोने लगी थी। क्यों डार्लिंग, डर लग रहा है? मैंने तुम्हारी माँ के साथ किया, वैसा तुम्हारे साथ न कर लूं? उसकी थोड़ी की हमको छूकर बोल रहा था और माला के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। नहीं नहीं, प्लीज मुझे घर जाना है। उसे पीछे धक्का देती कहने लगी, लेकिन जावियार बगैर उसकी बात सुने उसकी गर्दन पर झुककर दांत काट गया। एक सिसकी माला के मुंह से निकली थी। उससे उम्मीद नहीं थी कि जावियार उसके साथ ऐसा करेगा। प्लीज प्लीज जावी। ना ना डार्लिंग, तुमने क्या समझा था? मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना? भालू, मैं तुमसे इश्क करता हूं, लेकिन तुम्हारे बाप की वजह से, तुम्हारी वजह से जो मैं जलील हुआ हूं ना, बदनाम हुआ हूं, उसकी कीमत
अब तुम और तुम्हारा बाप झुकाएगा। उसका दुपट्टा उतारते बेड पर फेंकते हुए उस पर झुका था कि माला जोर जोर से रोने लगी। प्लीज पीछे हो। वो सावर को खौफजदा नजरों से देखकर पीछे करने लगी। निकाह के लिए राजी हो तो बता दो, वरना निकल तो तुम सारी जिंदगी इधर से नहीं सकती, जब तक मैं ना चाहूं। वो संजीदा लहजे में बोलकर माला का सांस सीने में अटका गया था। मैं तैयार हूं, प्लीज मेरे साथ ऐसा नहीं करो। उसके आगे हाथ जोड़ गई थी वो, जबकि साव्यार उसकी हालत देखता पीछे हुआ था। 10 मिनट के अंदर अंदर अपने आप को तैयार करो डार्लिंग, क्योंकि बाद में ये जाने तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तुम्हारी माँ की तो नाजायज तरीके से इज्जत लूटी थी, तुम्हारी मैं जायज तरीके से लूटूंगा। वो माला का कपकपाता वजूद इग्नोर करते अपनी कहकर चला गया, जबकि माला वहां ही बेड पर बैठकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद एविल कमरे में दाखिल हुई। माला किसी लड़की को देखकर जल्दी से उसके पास गई। प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करें, मुझे यहाँ से निकाले। लेकिन एविल तो नीली खूबसूरत आंखों वाली लड़की को देख रही थी, जो बेहद खूबसूरत थी। कहाँ मॉन्स्टर के हाथ लग गई थी। आप प्लीज प्लीज मेरी मदद करें। वो अपने आप को तकते पाकर दोबारा से बोली। अब एविल कुछ बोलते कि पीछे से अमान और जावियार अंदर दाखिल हुए थे। माला तो जावियार से काफी खौफजदा हो चुकी थी। उसे जल्दी से एविल का बाजू पकड़ लिया, जिससे एविल के खूबसूरत लबों पर मुस्कुराहट आई थी। माला, ये मेरी बहन है होरेन कासमी, और ये मेरा भाई अमान मलिक। ये तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे डार्लिंग। जबकि वो बहन भाई वाली बात पे हैरान हुई थी। तुम ये मत सोचो कि ये बहन भाई कहाँ से आ गया, बस इतना जान लो कि ये मेरे लिए बहुत अहम है, और इसलिए तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। माला ने बेबसी से एविल की तरफ देखा, जिसे देखते ही एविल अपने कंधे उचका गई। माला ने एक नजर अमान को देखा। अमान ने जब माला को देखा तो वो उसी की तरह खुद को तकते पाकर जल्दी से अमान इधर उधर देखने लगा, जैसे कमरे में मौजूद सारी चीजों को देखने के अलावा अमान के पास और कोई काम नहीं। उसकी हरकत से माला ने दांत कचकचाए। फिर क्या था, जोर जबरदस्ती से सही सही माला नवाज खान से कशमाला साव्यार हाशिम खान बन चुकी थी। वो कैसे पूरी जिंदगी साव्यार की नफरत के साथ गुजारेगी। उसके पापा परेशान हो रहे होंगे, वो क्यों घर से निकली थी। वो अभी तक इस बात पर पछता रही थी, लेकिन अब पछताने का टाइम गुजर चुका था। जाविया और अमान बाहर चले गए थे, बस सिविल कमरे में मौजूद थी। माला देखो, मैं जानती हूँ जिस तरीके से जाविया ने तुमसे शादी की है वो तरीका ठीक नहीं है, लेकिन वो तुमसे बेहद प्यार करता है। उससे मैं जानती हूँ, मैं उसके सारे राजों से वाकिफ हूँ। वो तुमसे कितना प्यार करता है मैं अच्छे से जानती हूँ। उसे तुमसे प्यार है, तुम दोबारा अपने बचपन वाले साविक बना सकती हो। और मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकी, वरना मॉन्स्टर मेरी जान ले लेता। एविल ने मुस्कुराकर माला से कहा, लेकिन माला तो किसी और ही सोचों में गुम थी। माला तो बस सावैर की बातों में उलझी थी, जो वो जाते जाते कह कर गया था कि वो किसी काम से जा रहा है, उसके आने से पहले चेंज नहीं करना और ना ही सोना है। मैंने जायज तरीके से इज्जत लूटनी है। एविल उसके सामने कितनी ही बातें करके चली गई थी, आज उसे भी तो अपने आन की दुल्हन के ऊपर पहुंचाना था। पीछे माला भी साव्यार से डरती उधर ही टेक लगाकर लेट गई। सर, सर, बेबी जी रूम में नहीं है। एक मुलाजिम भागता हुआ नवाज के पास आया था। क्या मतलब, माला कमरे में नहीं है? वो जल्दी से नाश्ता करते हुए उठा। इधर ही गई होगी, दोबारा से ढूंढो। नवाज परेशान हुआ था कि माला कहाँ चली गई। रात तक तो कमरे में ही थी, पूरा घर छान मारा था, लेकिन माला नहीं मिली थी। उसका नंबर भी बन जा रहा था, लेकिन नवाज को माला के कमरे से खत मिला था, जिसमें वो लिखा था कि वो घर छोड़कर जा रही है। ना वो जावियार से शादी करना चाहती है और ना ही अदील से, इसलिए घर छोड़कर जा रही है और उसे ढूंढने की कोशिश ना की जाए। यह हद पड़ते नवाज अपना सम थाम कर बैठ गया। नवाज तो परेशान हो गया था कि वो किंग को क्या जवाब देगा। अगर किंग ने उसे मार दिया तो अपनी जिंदगी की खातिर, दौलत की खातिर ही अपनी बेटी को भी देने तक राजी हो गया था, लेकिन अब वो सर हाथों में थाम कर बैठ गया। सर, आपने इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए कहा था, वो मिल गई है। वो लड़के का नाम अदील गिलानी है। क्या मतलब, अदील गिलानी? एविल और मॉन्स्टर जो साथ बैठे थे, अदील गिलानी का लफ्ज सुनते वो सीधे हुए थे। एविल, जो हम सोच रहे थे कि ये किंग का बेटा तो नहीं? मुझे नहीं पता मॉन्स्टर, लेकिन बस एक बार मैंने हल्की सी किंग की एक झलक देखी थी, जब वो बाबा को मारने आया था। उस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकी थी, फिर वो ऐसा गायब हुआ कि दोबारा नहीं मिला, और अब फिर से हमारा सामना होगा मॉन्स्टर। इस दफा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। एविल की ब्राउन आंखों में सनमेहरी आई थी।
जावियार तुम जाओ अंदर, माला तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। हमारी कोई पसंद की शादी नहीं हुई कि वो मेरा इंतजार कर रही होगी और रवायती दुल्हन की तरह वो मेरे पेट पर बैठी होगी। मॉन्स्टर प्लीज, वो बहुत मासूम है, उसे इतनी अजियत मत देना कि वो टूट जाए। गलतियां हो जाती हैं इंसान से। ईविल की बात सुनते मॉन्स्टर की सब आंखें चमकी थी। गलतियों की माफी होती है ईविल, गुनाहों की नहीं। जावियार ये कहता उठकर कमरे में चला गया, जबकि ईविल गिलानी के नाम पर फिर से सोचने लगी।